काव्य, है ना। आगे अगला चैप्टर है हमारे पास क्या, काव्य। हाँ एसआई में है ना काव्य। अरे सिलेबस ही नहीं देखे हो अभी तक आप, सिलेबस देखो ना भाई, वही तो आपको बताना है, लिखा हूं मैं। नहीं नहीं, बताइए क्या जानते हैं काव्य के बारे में। काव्य किसको कहते हैं, हिंदी में कविता बोल लो उसको। काव्य को हम हिंदी में क्या बोल लेते हैं, कविता बोल लेते हैं। कविता ही क्या है, काव्य है। अब देखो कविता से क्या होता है, कविता एक निश्चित पैमाने में बंधा होता है, उसको गाया जा सकता है। तो जिसको गाया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं, है ना। तो इसीलिए काव्य की परिभाषा क्या है, पद्यात्मक रचना। और जिसको गाया जा सके, जो पद्य में है वो किस में होगा, निश्चित रूप से वो किसी न किसी छंद में होगा। तो छंदबद्ध रचना को काव्य कहते हैं। पद्यात्मक रचना या छंदबद्ध रचना को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। ठीक, एक और परिभाषा मिलती है, रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। पद्य और गद्य, कविता जो है वो पद्य है, कहानी जो है वो गद्य है। कविता जो है ना, कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, ये कविता है। तो ये पद्य है। एक बार जंगल में एक राजा था, उसका नाम त्रिलोक चंद था, है ना, ये कहानी है। ठीक है, हाँ तो ये क्या हो गया, गद्य हो गया। हाँ ये परिभाषा है, पद्यात्मक रचना को काव्य कहते हैं या छंदबद्ध रचना को काव्य कहते हैं। जस्ट मिनट ना। चलिए ठीक है ना, देखते हैं। तो क्वेश्चन आता है इसी से, काव्य की परिभाषा क्या है, या पद्यात्मक रचना को क्या कहते हैं, या छंदबद्ध रचना को क्या कहते हैं, या रसात्मक वाक्य को क्या कहते हैं, तो काव्य कहते हैं। कुल मिलाकर काव्य क्या है, पद्य वाला जो पढ़ते हैं हिस्सा, कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये क्या है, काव्य है। ठीक, अब काव्य के कई आधारों पर प्रकार किए जाते हैं। तो सामान्यतः आपसे क्या पूछा जाए, पहले अंग देख लेते हैं, काव्य के अंग। अब काव्य में तीन चीजें होती हैं, तो कौन कौन सा, रस, छंद और अलंकार। यदि हम कविता बना रहे हैं तो उसमें तीन चीजें होंगी, एक तो रस होगा, मतलब उसको पढ़ने से कोई ना कोई आनंद मिलेगा, या तो खूब जोश आ जाएगा, वीर रस की कविता है तो, हास्य रस की कविता है तो हंसी आ जाएगी। छंद होगा, तभी तो पद्यात्मक रचना बनेगी। अलंकार भी होगा कोई ना कोई, है ना। तो काव्य के तीन अंग हैं, रस, छंद और अलंकार। ठीक, अब काव्य के अलग अलग आधारों पर क्या किए जाते हैं, प्रकार किए जाते हैं। तो सामान्यतः आपसे पूछा जाए कि काव्य के कितने प्रकार हैं, तो वहां आपको लगाना है दो प्रकार। सामान्यतः पूछा जाए तब काव्य के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार। पहला होता है क्या, श्रव्य काव्य, परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है वही क्या है, स्पष्ट है। दूसरा होता है दृश्य काव्य। ठीक है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसको क्या किया जाए, सुना जाए। श्रव्य काव्य जिसको क्या किया जाए, सुना जाए। बैठ के रामायण सुन रहे हो, रामचरितमानस गांव में हो रहा है, तो क्या है, श्रव्य काव्य है। और लीला देख रहे हो तो क्या है, दृश्य काव्य है। बस इतना सा चीज है, कुछ नहीं है। तो काव्य की कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अब देखते हैं पुनः, वो देखा बस लिखते हैं, तो देखा और सुना दोनों जाएगा।
मतलब उसमें प्रमुखता किसकी रहेगी? देखने की। सुना तो जाएगा ही, बिना सुने कैसे आनंद लोगे, है ना? लेकिन कभी-कभी क्या होता है, अच्छा काव्य है तो हो सकता है, ठीक। दूसरा क्या लिखे हैं हम लोग? दृश्य काव्य। अब इस श्रव्य काव्य के पुनः 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। इसको समझना है। एक होता है श्रव्य काव्य के पुनः 2 भेद हैं, है ना? एक है क्या? प्रबंध काव्य और दूसरा क्या है? मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य चाहो तो अलग से लिख सकते हो यहाँ, थोड़ी जगह छोड़ के लिखना। अब इसके नीचे और चीजें लिखेंगे हम लोग, तो थोड़े दूर में लिखना। परिभाषा, प्रबंध काव्य, परिभाषा नहीं लिखना है, समझना है खाली। तो पहले समझ लेते हैं, फिर लिख लेना अपने शब्दों में या मैं कुछ बता दूंगा, है ना? जैसे हम क्या करें, किसी घटना का क्रमबद्ध वर्णन करें। मान लो हम किसी के जीवन के बारे में लिख रहे हैं, और कैसे लिख रहे हैं? पद्यात्मक रूप से लिख रहे हैं। जैसे रश्मि रथी, सुना है आपने रश्मि रथी? रश्मि रथी या रामचरितमानस तो सुना ही है। तो रामचरितमानस में सारी चीजें पद्यात्मक रूप में है कि कुछ गद्य भी लिखा हुआ है? क्यों ओम प्रकाश? क्यों राकेश? कहाँ पे है गद्य? अरे पूरे पद्य में लिखा गया है, दोहा और चौपाई में लिखा गया है ना, कहाँ पे गद्य है? गद्य मतलब कहानी, कहानी टाइप से थोड़ी लिखा गया है। सारी चीजें कैसी हैं? पद्यात्मक है। पद्य और गद्य में अंतर समझते हो ना? कविता मतलब पद्य और कहानी मतलब गद्य है। लिखा नहीं है ना, वो तो पद्य का अर्थ बताते हैं, इसलिए वो कहानी जैसा हो जाता है। लिखा कैसा गया है? वो पूरा पद्यात्मक, ठीक है? जैसे आल्हा उदल खंड, ये सब क्या है? पद्यात्मक है। गाना भी सुना होगा आपने, रामायण रामचरितमानस पद्यात्मक है, पूरा दोहा चौपाई में लिखा गया है। तो अब उसमें भले वो दोहा चौपाई में पद्यात्मक लिखा गया है, लेकिन उसमें जो घटनाएं हैं वो क्रम से है। घटनाएं हैं वो क्रम से है। पहले राम भगवान का जन्म होगा, फिर वो बड़े होंगे, फिर उनको राजकाज मिलने वाला रहेगा, फिर उनका वनवास होगा, है? हाँ, फिर उनका वनवास होगा, है ना? फिर वो वन में जाएंगे, अलग अलग राक्षसों को मारेंगे, फिर रावण को मारेंगे, फिर वापस लौटेंगे, फिर राजकाज होगा, फिर सीता की अग्नि परीक्षा होगी, है ना? सारी घटनाएं कैसे हैं? क्रम से हैं। मतलब उसमें एक एक छंद दूसरे छंद के बाद आता है ना? मान लो मैंने आज की अपनी दिनचर्या को पद्य में लिखा। पहले क्या लिखा कि सुबह उठा, एक छंद में लिखा, फिर दूसरे छंद में लिखा ब्रश किया, फिर तीसरे छंद में लिखा क्या? नहाया। ये 3 छंद में मैंने लिख दिया, 3 कविताओं में लिख दिया। तो क्या इनके क्रम को मैं बदल सकता हूँ? पहले मैं ब्रश किया, फिर उठा, फिर नहाया। गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ना जब क्रमबद्ध हम लिखते हैं, जिनको हम पलट नहीं सकते, तो ऐसी रचना को हम क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य कहते हैं। समझ गए? प्रबंध काव्य कहते हैं। अब मैं 2 चीज लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? कि मैं एक बार पहाड़ में चढ़ा था। इसको मैं क्या कर रहा हूं? प्रबंध काव्य में, सॉरी, इसको मैं क्या कर रहा हूं? छंद में लिख रहा हूं, पद्य में लिख रहा हूं। एक बार मैं पहाड़ चढ़ा था, इसको मैं किस में लिख रहा हूं? पद्य में। ऐसे ही लिख रहा हूं एक बार मैं समुद्र में तैरा था, उसको भी पद्य में लिख रहा हूं। इनके क्रम को आगे पीछे कर दूंगा तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे को मुक्तक काव्य कहते हैं, जिसमें हम क्रम बदल सके, जिसका कोई क्रम नहीं होता है, जिसमें कोई प्रबंधन नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य। और जिसमें प्रबंधन होता है कि भैया एक के बाद एक को ही लिखना है, क्रम बदलोगे तो गड़बड़ा जाएगा, उसको क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। बात क्लियर है कि नहीं है? राकेश, अमन, क्लियर है? ठीक, बस इतनी सी बात है।
तो कबीर ने जो बात कही है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, है ना। पानी केरा बुध बुदा, पानी केरा बुध बुदा अस मानुष की जात, ये तीनों को आप आगे लिखो पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या है। माला फेर जुग गया, गया न मन का फेर, एक ठो है ये। दूसरा है, अलग है ये इससे, कि मूड मुड़ाए हरी मुले मिले तो सबको ही ले मुड़ाए, ये दूसरा है। फिर तीसरा, पानी केरा बुध बुदा अस मानुष की जात, इन तीनों को मैं किसी भी क्रम में लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कबीर के जो दोहे हैं वो किसमें है, मुक्तक में है। लेकिन जो रामचरितमानस है वो मुक्तक में नहीं है, वो प्रबंध में है। उसमें हम क्रम को नहीं बदल सकते, क्योंकि उसमें घटनाएं क्या है, क्रम से हैं। पता चल रहा है, मैं पहले उनके वनवास वाले पद्य को रख देता हूं, फिर राम का जन्म, तो जो सुनेगा वो गाली देगा। पहले उसको वनवास हो गया, अब उसका जन्म हो रहा है, तो ये क्या है, प्रबंध काव्य है। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखते हैं, प्रबंध काव्य के पुनः दो भेद हैं, महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य क्या होता है, जिसमें किसी नायक के पूरे जीवन की कथा हो, जैसे कि रामचरितमानस में राम के जन्म से लेकर उनके अंत तक की सारी कथाएं हैं। तो किसी नायक के पूरे जीवन की जिसमें कथा हो वो क्या है, महाकाव्य है। एक खंड या दो खंडों को जिसमें बताया जाए किसी नायक के, वो क्या है, खंड काव्य है। दोनों प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं, इन दोनों को क्रम से लिखना होता है। जैसे कि महाभारत खंड काव्य है। नहीं, महाभारत को मत कहो, महाभारत को ना कहो, आप किसको कह लो, कोई और रचना, कुरुक्षेत्र जैसे, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र, उसमें खाली लड़ाई बस को बताया गया है। अर्जुन का जन्म कब हुआ, क्यों हुआ, कहां से आया, कोई कुछ नहीं बताया गया, सीधा कुरुक्षेत्र मैदान में उतारा है और लड़ाई को बताया गया है पार्ट में। हाँ, बाहुबली, बाहुबली में क्या है, हाँ बाहुबली का अलग अलग पार्ट है, तो वो क्या है, खंड काव्य है। उसमें पूरा नहीं बताया है जीवन की घटना, पूरी जीवन की घटना नहीं है मतलब खंड काव्य है, पूरी जीवन की घटना है मतलब क्या है, महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, ये क्वेश्चन आता है, पृथ्वी राज रासो। तो ये हिंदी साहित्य के जो रचनाकार है ना, उसमें भी इसको पूछ सकता है। तो कौन है इसके रचनाकार, चंद बरदाई, ठीक है। रामचरितमानस हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। नहीं, लड़का ही था, उस समय लड़के ही होते थे, लड़कियां कहाँ युद्ध में जाती थी, है ना। हाँ, नाम से तो लग रहा है लेकिन लड़का है ना, ऐसा पूछेगा भी नहीं, ऐसा पूछेगा भी नहीं और मुझे भी नहीं पता है ना सेकंड कौन सा है। ढेर सारे उदाहरण है इसके। रामचरितमानस क्या है ऐसा पूछ सकता है, तो रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो क्या है, महाकाव्य है। अखंड काव्य के अलग अलग उदाहरण है, कोई प्रसिद्ध नाम नहीं है उसमें। बात क्लियर है, बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। मुक्तक काव्य के भी दो है, रूपक और एक और क्या नाम है देखते हैं, शायद मोबाइल में होगा। हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट। रूपक और उपरूपक, है ना, अच्छा सॉरी,
मुक्तक काव्य देख रहे हैं ना। अच्छा, मुक्तक काव्य के दो हैं, ये दृश्य काव्य के भेद हैं। मुक्तक काव्य के दो भेद हैं, एक है गेय मुक्तक और दूसरा है पाठ्य मुक्तक। गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक, नाम से ही स्पष्ट है, कुछ रखा नहीं है इसमें। हाँ, जिसको गाया जा सके वो क्या है, गेय मुक्तक। जिसको पढ़ा जाए वो क्या है, पाठ्य मुक्तक। तो ये तो किसके भेद थे? हाँ नहीं, अभी तक हमने किसको देखा? क्या हो गया यार, कैसे छोटा नहीं हो रहा है ये? ठीक, श्रव्य काव्य का भेद अभी तक हमने देखा है ना। अब हम आते हैं किसमें, दृश्य काव्य में। तो दृश्य काव्य के दो हैं, दो प्रकार हैं, हालांकि इसको नहीं पूछता है, फिर भी लिख ले रहो। एक है रूपक और दूसरा है उपरूपक। अब इसको जानने की जरूरत भी नहीं है आपको, और जानोगे तो कंफ्यूजन भी होगा, इसलिए नहीं जानना है। केवल जानिए दो भेद हैं इसके, रूपक और उपरूपक। अभी जब आप पढ़ोगे ना हिंदी साहित्य के रचनाकार, तो वहां देख लेना कौन कौन सा महाकाव्य है, कौन कौन सा खंड काव्य है, वहां मिलेगा आपको, है ना। रूपक और उपरूपक, रूपक और उपरूपक, ये दृश्य काव्य के दो भेद हैं। तो कुल मिलाकर काव्य के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। दृश्य काव्य के दो भेद हैं, रूपक और उपरूपक। प्रबंध के पुनः दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तक के पुनः दो भेद हैं, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। ठीक है। अब एक अन्य आधार पर, शैली के आधार पर पूछा जाता है। शैली के आधार पर काव्य के प्रकार, शैली के आधार पर कि किस समय किस शैली में लिखा गया है ना। तो अब इसमें ना गद्य पद्य दोनों को शामिल किया जाता है। तो पहला होता है पद्य काव्य, दूसरा होता है गद्य काव्य, और तीसरा होता है चंपू काव्य, जिसको हम मिश्र काव्य भी कहते हैं। हाँ, मिश्र काव्य, जिसमें पद्य प्लस गद्य। तो इस दृष्टि से जब देखते हैं तो परिभाषा ही फिर गलत है। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, छंदबद्ध रचना को काव्य कहते हैं। तो गद्य में आप छंद कहां से लाओगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ना ऐसे ही होता है। तो शैली के आधार पर काव्य के तीन प्रकार हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। चंपू काव्य को मिश्र काव्य भी कहते हैं, इसमें पद्य और गद्य मिश्रित होते हैं। ठीक है। इसके उदाहरण ना हम लोग कहां देखेंगे, हिंदी साहित्य वाली जो रचना मैं भेजूंगा ना उसमें मिलेगा, कौन सा महाकाव्य है, कौन सा खंड काव्य है, कौन सा चंपू काव्य है। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, दो चार को देखेंगे। जैसे पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है, तो उसको पूछा जा सकता है। एक तो रचना के रूप में पूछा जा सकता है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है, चंद बरदाई ने। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ऐसा भी पूछा जा सकता है ना। तो उसको देखेंगे जो प्रथम प्रथम है ना, या जो बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे रामचरितमानस बहुत फेमस है, तो उसको पूछा जा सकता है। हाँ, नहीं रचना के रूप में नहीं बोल रहा हूं, काव्य के रूप में पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस किस प्रकार का काव्य है, खंड काव्य की महाकाव्य, है ना। तो ऐसे को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काव्य।